सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्टरनेटिव करंट का एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है मैं आपको बताना चाहूँगा। इस प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि इस सोर्स का वोल्टेज 200 वोल्ट है और इसका ओमेगा जो दे रखा है, ओमेगा आपको 100 रेडियन पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट को इस तरीके से रखा गया है कि आप कैपेसिटर और इंडक्टर को एज ए आइडियल ट्रीट कर सकते हो, जो कि कुछ अपने रेजिस्टेंस के साथ 100 ओम के साथ और 50 ओम के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें से ये पूछा गया है तो सोर्स से करंट निकल रहा है आई, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा कैपेसिटर, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा इंडक्टर, फिर एक और रेजिस्टेंस, और इसको जोड़ा गया है एक सोर्स के साथ जिसका वोल्टेज 200 वोल्ट दे रखा है। ये 200 वोल्ट है, सबकी वैल्यू लिख देते हैं। ये 100 माइक्रोफैराडे है, ये है 0.5 हेनरी, इसकी वैल्यू 100 ओम है और इसकी वैल्यू 50 ओम है। अब क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ से करंट निकल रहा है, ये करंट आगे जाकर डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए ये I1 में डिवाइड हुआ और ये I2 में डिवाइड हुआ। ठीक है, हमने इस चीज़ को इस तरीके से सपोज कर लिया। अब क्या होगा, ऊपर वाले सर्किट के लिए अलग इम्पिडेंस आएगा। सपोज कीजिए ऊपर वाले का इम्पिडेंस Z1 है और नीचे वाले का इम्पिडेंस Z2 है। हमने दोनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग इम्पिडेंस निकाल लिया। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, जब किसी सीरीज सर्किट में कोई भी टाइप का इंडक्टर या फिर कैपेसिटर दिया होता है तो उसका हम लोग किस तरीके से इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। तो अगर मान लीजिए Z1 का निकालना है हमें इम्पीडेंस, तो कैसे निकालेंगे। Z1 का निकालना है तो R1 का स्क्वायर, जो कि ये 100 ओम है, इसको R1 मान लीजिए, और ये 50 ओम को R2 मान लीजिए। तो R1 स्क्वायर प्लस कैपेसिटर का इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। Z1 का निकल गया। Z2 का निकालेंगे, कुछ ऐसे आएगा, R2 स्क्वायर जो कि 50 ओम है प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर ये होता है। Z1 Z2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आपको पता है R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है 100 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 50 ओम, ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है प्रॉब्लम में 100 रेडियन पर सेकंड, और L की वैल्यू क्या दे रखी है 0.5 हेनरी, और C की वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड। अगर आप इन सब की वैल्यू, ये चारों की वैल्यू उठा के Z1 और Z2 में पुट करेंगे तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे Z1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 100√2। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। तो Z1 की वैल्यू 100√2 ओम आ जाएगी। Z2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा 50√2 ओम। ठीक है, 50√2 ओम। Z1 आ गया, Z2 आ गया। अब आपको अगर I1 निकालना है तो आपको पता है I1 कैसे निकलेगा, I1 = V/Z1। सिंपल सी बात है, VRMS = IRMS इंटू Z होता है। सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, I1 = V/Z1। अगर आप RMS वैल्यू लेंगे तो IRMS = VRMS डिवाइड बाई Z1। अगर पीक लेते हैं तो I = V/Z। सेम चीज़ है, दोनों में √2 से √2 डिवाइड हो जाएगा या कट जाएगा। तो I1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 200। Z1 की वैल्यू आपने निकाल रखी थी 100√2, तो इसको सॉल्व करेंगे √2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह I2 अगर निकालेंगे आप तो I2 क्या आएगी 200 डिवाइड बाय Z2 की वैल्यू क्या आएगी 50√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 2√2 एम्पियर। I1 की वैल्यू निकल गई है, I2 की वैल्यू निकल गई है। अब अल्टरनेटिव करंट में ऐसा नहीं होता कि आप I = I1 + I2 कर दें। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता अल्टरनेटिव करंट में, क्योंकि अलग अलग करंट अलग अलग फेज में दौड़ रहे होते हैं, अलग अलग फेज में चल रहे होते हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि I1 + I2 = I, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, ये रॉन्ग है। अगर हमें टोटल करंट निकालना है तो हमें सबसे पहले उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए इसका फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले I1 के लिए ड्रॉ करते हैं। I1 के लिए फेज डिफाइन करते हैं, फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है cos फाई = R/Z होती है। तो करंट I1 के लिए निकालना है तो cos φ1 = R1/Z1। तो यहाँ से R1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी थी, R1 की वैल्यू 100 दे रखी है और Z1 की वैल्यू आपने निकाल रखी है 100√2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो φ1 आएगा कुछ आपका 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह cos φ2 निकालेंगे तो क्या होगा R2/Z2। R2 की वैल्यू 50√2 दे रखी है, 50 दे रखी है, और Z2 की वैल्यू 50√2 दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे तो φ2 की वैल्यू भी 45 आ गई। इसका मतलब I1 करंट 45 डिग्री पे यहाँ पे है और I2 करंट 45 डिग्री पे यहाँ पे है। ठीक है, I1 और I2 का अलग अलग फेज पता चल गया है। ठीक है, I1 को मैंने ऊपर क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि ये आपका कैपेसिटर से रिलेटेड है।
कैपेसिटर से रिलेटेड है और I2 किससे रिलेटेड है, इंडक्टर से रिलेटेड है। हमें पता है कैपेसिटर में, हमें पता है कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, ठीक है। और जबकि इंडक्टर में करंट क्या होता है, लैग करता है। इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो I1 है उसको ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है और जो I2 है उसको नीचे की तरफ ड्रॉ किया है। अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि क्योंकि अल्टरनेटिव करंट में अलग अलग फेज में चल रहे होते हैं तो हम उसको एज ए वेक्टर सपोज करके ट्रीट करते हैं। तो अगर हमें I निकालना है, तो हम यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अगर हमें I निकालना है तो हमें ये बात लिखनी पड़ेगी, I इक्वल्स टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 cos फाई, ठीक है। तो इसमें I1 की वैल्यू आपको पता है, I2 की वैल्यू पता है और cos फाई I1 और I2 के बीच का एंगल जो कि यहाँ पे अभी 90 डिग्री दिख रहा है। I1 और I2 के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो जो I की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, I1 की वैल्यू पुट करेंगे और I2 की वैल्यू पुट करेंगे। एक बार क्या आएगा, I1 की वैल्यू निकाल रखी है √2 तो इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस I2 की वैल्यू 2 √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू √10 आएगी और √10 की वैल्यू कुछ 3 पॉइंट समथिंग क्या बोल सकते हैं, √316 एम्पियर, ठीक है। तो ये टोटल करंट हो गया। जबकि अगर ऑप्शन आप चेक करें तो ऑप्शन में आपको ये कहीं नहीं देखने को मिल रहा कि I इक्वल 3.16, तो चारों ऑप्शन गलत हैं। इस प्रॉब्लम में चारों ऑप्शन गलत हैं। इस प्रॉब्लम के लिए सबको नंबर्स मिले थे जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था, तो इसमें I की जो वैल्यू आएगी 3.16 एम्पियर आएगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक।